Hey guys, this is Amit Rai and you are watching Amit Rai classes. And now, today we are going to discuss a very important topic, which is how to make balance sheet of a company as per rule or schedule third of Companies Act 2013. यानी कि Companies Act 2013 के शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाने की क्या गाइडलाइंस है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना के दिखाओ, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। पार्टनरशिप में तो आपने सीखा कि भाई जो हम नॉर्मल बिजनेस फॉर्म का बनाते हैं बैलेंस शीट, तो उसमें आपने सीखा था कि 3 फॉर्म के अंदर बैलेंस शीट बनाना होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी की कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो उस बैलेंस शीट को जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब अगर आप लोगों के मेरे चैनल के नेम के साथ लिखा हुआ है सब्सक्राइब का ऑप्शन, वो अभी तक रेड है, तो उसको भाई रेड को क्लिक करो, और जब तक वो ग्रे कलर का ना हो जाए तब तक क्लिक करते रहो, सब्सक्राइब करो उसको, ठीक है। और साथ में जो बेल आइकन दे रखा हो वहां पे सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले किसी भी कंपनी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भाई कंपनी में क्या होती है, कैपिटल होती है, कैपिटल होता है, साथ में क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। कैपिटल का मतलब तो वो है जो उसके ओनर, कंपनी के ओनर कंपनी के अंदर कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगाते हैं, ओनरशिप खरीदते हैं कंपनी की, वो कैपिटल हो गई कंपनी की, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, कंपनी जो है किसी आउटसाइडर के लिए या अपने इनसाइडर के लिए ही कुछ पे करने के लाइबल होती है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है। कंपनी के ऊपर बहुत सारा उधार है, वो कंपनी किसी को पेमेंट करना है जिससे उसने उधार ले रखा है, लाइक अमाउंट ले रखा है, कैपिटल लोन ले रखा है, तो ये सब पेमेंट करेगी कंपनी, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। ये लायबिलिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। देन कंपनी के अंदर असेट भी होता है, एक आपने ये पढ़ा ही होगा वैसे 11th में जब आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तब, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई इन 3 चीजों को यूज करके हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। भाई कंपनी में ये 3 चीजें होती है, तो इन 3 चीजों को क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा बैलेंस शीट का, वो इन 2 चीज का हेल्प से मिलेगा हमको। इसका मतलब है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये दोनों चीजें हमारी होंगी पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, असेट, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी का सम क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर 3 चीज नजर आने वाली है आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे परफॉर्मा ऑफ अ बैलेंस शीट। फिर यहां पे नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम जो भी हो, फिर यहां पे बैलेंस शीट की डेट, किस डेट पे बना रहे हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, यानी कि आपको इतना याद रहना चाहिए कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है हमेशा उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनती है। और फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 31 मार्च। अब बनाते हैं इसकी पूरे टेबल वर्टिकल टाइप में, ठीक है। इस टेबल के अंदर ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड, ये करंट ईयर का रिकॉर्ड, यहां होता है नोट नंबर, इधर लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। अब मैंने आपको बात करी कैपिटल और लायबिलिटी एक पार्ट में रहने वाला है, इसका क्या मतलब था, इक्विटी, कैपिटल मतलब इक्विटी, कंपनी के अंदर लोग पैसा कैसे लगाएंगे, उसकी ओनरशिप खरीद के लगाएंगे। ओनरशिप खरीदने का मतलब क्या है कि वो कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेंगे, यानी कि जितनी कंपनी की जरूरत होगी कैपिटल की, मान लो 10 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी को, तो कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर इशू करती है हमेशा, यानी कि जब उसको जरूरत होती है तब, ठीक है। तो लोगों ने इसके शेयर खरीद लिए, तो अब इस कंपनी की क्या मिल गई, उसको लोगों को ओनरशिप मिल गई। तो
तो लोगों ने जब खरीदा उसको, वो शेयर्स है वो इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकता है और प्रेफरेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर केसों में, ज्यादातर केसों में इसको इक्विटी ही मानते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नाम से यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि कैपिटल वाला हिस्सा इक्विटी और लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी वाला हिस्सा जो भी है। ठीक है, तो देखो यानी कि पहला पार्ट क्या रहने वाला है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर लोगों ने क्या खरीदा, शेयर खरीदा। ठीक है, अब शेयर खरीदा तो क्या बनी कंपनी के, वो उनके पास क्या आ गया, शेयर आ गया। उन्होंने क्या कर रहे हैं, शेयर को अब होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने का क्या मतलब है कि वो क्या बन चुके हैं, शेयर को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर। ठीक है, तो शेयर होल्डर वो बन चुके हैं, तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो अब होल्ड कर, उतने पैसे की वो क्या कर रहे हैं, शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि वो जब उसकी कंपनी बंद हो तो वो यानी कि जब भी बंद हो या वो शेयर होल्डर्स बोले भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, पैसा वापस कर देगी। तो जब तक ये पैसा वापस नहीं करती है कंपनी, तब तक इसको अपने पास इस नाम से रिकॉर्ड करेगी, शेयर होल्डर फंड के नाम से रिकॉर्ड कर लेगी। यानी कि कल को कंपनी को पैसा वापस देना है तो तब तक, जब तक रिकॉर्ड करती रहेगी कि भाई जब तक ये पेमेंट हो नहीं जाती शेयर होल्डर को, तब तक ये इसके पास पैसा पड़ा रहेगा शेयर होल्डर फंड के नाम से। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी दो चीजें आती है बेसिक सी। ठीक है, लोगों ने क्या खरीदा, शेयर खरीदे सर, शेयर खरीदा तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा कहां गया होगा, कैपिटल के अंदर गया होगा। ठीक है, कैपिटल के, भाई कंपनी ने शेयर इश्यू क्यों करे थे, कैपिटल के लिए तो इश्यू करे थे। तो कैपिटल में जब वो पैसा गया तो क्या मतलब है इसका, भाई शेयर इश्यू करने के बाद वो कैपिटल आई ना, इसलिए उसको शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जितने लोगों ने शेयर खरीदे थे यानी कि शेयर होल्डर फंड के अंदर, उन लोगों को पैसा देना होगा। तो उन लोगों ने शेयर खरीदा, कैपिटल ने इंट्रोड्यूस करा, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, शेयर कैपिटल उन्हीं की तो हुई, क्योंकि मैंने पैसा लगाया तो मैं कंपनी का ओनर हूं, तो पैसा तो मेरा ही हुआ ना। तो मेरे फंड के अंदर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल के नाम से, कि मेरा इतना कैपिटल मैंने लगाया था। ठीक है, अब आएगा, अब कंपनी के ओनरशिप ले ली है मैंने, कंपनी की लायबिलिटी बनती है, जो भी प्रॉफिट होगा मुझे बराबर का मेरे को हिस्सेदार माना जाएगा, क्योंकि मैंने जितना अमाउंट का शेयर खरीदा है उतने अमाउंट के शेयर, जितने मैंने शेयर खरीदे हैं उतना हिस्सा मेरे को दिया जाएगा प्रॉफिट का, इसीलिए मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो वो भी तो मेरा फंड ही है ना, मैं भी तो वो एक तरह से क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट या बेनिफिट का मेरे लिए। वो मैंने शेयर कैपिटल खरीदा, कैपिटल लगाया, कैपिटल में पैसा इंट्रोड्यूस करा शेयर खरीद के, तो मेरे को कहीं ना कहीं कंपनी से भाई प्रॉफिट भी मिलने वाला है, मेरा फंड ही तो है वो एक तरह का। तो इसलिए उसको मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे को क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट के अंदर एक तो हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी कि सरप्लस इसको बोल सकते हैं, सरप्लस। ठीक है, और दूसरा क्या होगा मेरे पास दूसरा हिस्सा क्या होगा, रिजर्व का। रिजर्व बोले तो कंपनी का जर्नल रिजर्व वगैरह हो गया। ठीक है, जर्नल रिजर्व हो गया, लाइक हम ये बोल सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, ये तीन चीजें, और जितने भी रिजर्व हो गए, जितने भी टाइप के, वो सब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रिजर्व में भी हिस्सा मिलने वाला है, सरप्लस से भी हिस्सा मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं इसमें नाम रिकॉर्ड करता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से शेयर होल्डर का फंड बनता है कंपनी के पास। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब एक जो थर्ड एंट्री आती है वो आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये होता क्या है, वैसे इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये शेयर वारंट आगे होते क्या है। कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ मेंबर्स को राइट दे देती है, भाई वो शेयर खरीद सकते हैं, इक्विटी को एक्वायर कर सकते हैं। किसको, इक्विटी को वो एक्वायर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह क्या है, कैपिटल ही तो है भाई। जब कल को वो एक्वायर करेंगे तो पैसा देंगे ना वो लोग, तो कैपिटल में पैसा रख लेंगे हम। तो बस यहाँ पर उसको क्या नाम से रखेंगे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मैंने मतलब मैंने कंपनी हूं, मैंने कंपनी ने किसी को राइट दिया, किसी पर्सन को, भाई तुम शेयर, इक्विटी वाले शेयर एक्वायर कर सकते हो। तो जो एक्वायर कर लेंगे तब मुझे कंपनी से जो, मतलब कंपनी को जो पैसा रिसीव होगा
वो मनी रिसीव के नाम से आ जाएगा इस एंट्री के अंदर। इसमें रिकॉर्ड ना करके हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने उनको राइट दिया था शेयर वारंट के नाम से, ठीक है, इसी वजह से। अब यहां पर देखो, ये हो गया पार्ट हमारा खत्म। सेकंड पार्ट देखो, अब आप यहां पे मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो की भी, कंपनी बैलेंस शीट बनाती है साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। 31 मार्च को कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। कंपनी ने, आपको ये भी पता है कि कंपनी क्या करती है, शेयर को इश्यू करती है। मान लो कंपनी ने शेयर इश्यू करे 29 मार्च को, ठीक है। अब कंपनी की बैलेंस शीट को इस डेट को बन गई और कंपनी ने इस डेट को शेयर भी इश्यू कर रखा है। इतने मतलब कंपनी ने इश्यू कर मतलब कंपनी ने क्या बोला था कि भाई मुझे जो है 20,000 मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो लोगों ने कितने शेयर खरीद लिए, 31 मार्च की डेट तक में लोगों ने खरीद लिए 5,000 शेयर लोगों ने खरीद चुके थे, ठीक है। 20,000 कंपनी ने इश्यू करे और 5,000 लोगों ने क्या करा, अप्लाई कर दिया कंपनी के अंदर। अब लोगों ने अप्लाई करा तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी दी होगी, भाई एप्लीकेशन मनी देनी होती है, आप जानते हैं बखूबी अच्छे से। आप तो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं पहले एप्लीकेशन मनी आपको देनी होती है वैसे ही। तो यहां पर भी कंपनी के पास लोगों ने अप्लाई करा शेयर खरीदने के लिए, तो लोगों ने पैसे दिए होंगे ना, तो एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं जितनी भी आई होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट तो 31 मार्च को ही बंद हो गई, क्लोज हो गई। भाई लो, अब कंपनी क्या करे, तो कंपनी की यहां पर लाइबिलिटी बनती है। जिन लोगों ने 5,000 लोगों ने अप्लाई करा है, उन 5,000 लोगों को कंपनी क्या करे, शेयर अलॉट करे। ये कंपनी की लाइबिलिटी है। जब तक कंपनी अलॉट नहीं करती है तब तक हम उसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए ड्यू है अभी ये अमाउंट। अभी अलॉटमेंट कंपनी ने किया नहीं है लेकिन करना बाकी है, इसीलिए इसको यहां पर जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाती तब तक इसको रिकॉर्ड करके रख देंगे। ये पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में। इस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन शायद ही आए, वैसे आते नहीं है, ठीक है, आज तक तो नहीं आए, ठीक है, तो आएंगे भी नहीं वैसे भी, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैंने को बता दिया भाई, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट, हमारा कैपिटल वाला हिस्सा हो गया खत्म, सन्नाटा यहां पे, ठीक है। यहां पे हो चुका कैपिटल का हिस्सा अब हो गया खत्म। अब बात आती है कि सर कंपनी में हमने ये पढ़ लिया कैपिटल होता है, लाइबिलिटी भी तो होती है, लाइबिलिटी कहां गई, तो अब बात करेंगे ना लाइबिलिटी की। अब देखो लाइबिलिटी, अब यहां से स्टार्टिंग होगी हमारी लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी होती है दो टाइप की, लाइबिलिटी होती है सर दो टाइप की। कौन कौन सा होता है सर उसका टाइप, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है, नॉन करंट का मतलब है मोर देन 1 ईयर वाली लाइबिलिटी को बोलते हैं नॉन करंट, मोर देन 1 ईयर। और करंट का क्या मतलब है, लेस देन 1 ईयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वर्ड अकाउंटिंग ईयर, एक पढ़ा होगा आपने फाइनेंशियल ईयर। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्या आपको पता होगा क्या मतलब है इसका, कि भाई जो कंपनी है, कंपनी का ईयर स्टार्ट होता है हमेशा कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होगा ये 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। यानी कि ये जो होगी कंपनी क्या हो गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया। इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर अगर कंपनी ने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो वो तो करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही खत्म हो जाए वो करंट लाइबिलिटी। लेकिन ऐसी लाइबिलिटी जो इस अकाउंटिंग ईयर को क्रॉस कर जाए, 31 मार्च के बाद जाके पेमेंट करी जाए, ठीक है, यानी कि 1 साल से ज्यादा तक वो लाइबिलिटी टिक जाए कंपनी के अंदर, तो वो क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। अब ये होते कौन कौन से वो यहां पे देखते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी देखो, इसके अंदर पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और इसी का एक छोटा सा भाई होता है करंट लाइबिलिटी।
इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं, लेकिन बोरोइंग्स इसमें भी होती है लेकिन शॉर्ट टर्म वाली होती है वो, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आखिर होती क्या है? कंपनी है, कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, शेयर आधे पैसे आ गए, ठीक है, लेकिन कंपनी को अभी और पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, जाके बोलती है बैंक के पास, भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है सर मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दे दो। बैंक बोलते हैं ठीक है भैया ले लो लोन, कितना लोन चाहिए, जितना भी चाहिए अमाउंट हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है, जितना का भी लोन चाहिए, चलो कंपनी को लोन मिल भी गया, ठीक है। अगर वो लोन 1 साल से ज्यादा के लिए पेमेंट करनी है, यानी कि 1 साल से ज्यादा तक कंपनी के अंदर रह जाता है, यानी कि 1 साल के बाद कंपनी उस लोन की पेमेंट करती है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से नाम से आएगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, लोन लिया आज और 6 महीने बाद पेमेंट कर दिया, 6 महीने बोले तो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से आएगी, ठीक है। किसी से उधार लिया और वो 1 साल के अंदर ही पेमेंट कर दी उस उधार की, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लेकिन 1 साल के बाद पेमेंट कर रहे हैं उस उधार की, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा सर, डिवेंचर भी आ सकते हैं, तो डिवेंचर भी आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। देन एक बात आते हैं यहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? अब आप लोग बीकॉम में हैं, ठीक है, आप लोग बीकॉम वाले देख रहे हैं बच्चे, तो भाई बीकॉम में आप लोग हैं, अभी आप लोगों ने इनकम टैक्स का जरूर पढ़ा होगा, इनकम टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें कौन से रूल्स होते हैं, और आपने अकाउंटिंग के रूल भी पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि इनकम टैक्स के अंदर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स रेट। एक फिक्स रेट दे दिया होता है कि इस असेट पे इतने परसेंट का ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा। कंप्यूटर केस ले लो, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, अभी लास्ट दो आपने अगर अभी असेसमेंट या 2019-20 वाली बुक में देखा होगा, कंप्यूटर पे 50% का डेप्रिसिएशन लगता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स 1961, ठीक है। इनकम टैक्स का रूल कहता है भाई 50% का डेप्रिसिएशन लगाओ, किस पे? कंप्यूटर पे। ऐसा ही आपने अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा होगा भाई क्या करते हैं हम, जितना मर्जी नॉट फिक्स, वेरिएबल परसेंटेज होती है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो सीए है, जो अकाउंटेंट है, वो जितने मर्जी परसेंट पे डेप्रिसिएशन लगा देता है अपनी एसेट पर, यानी कि मान लेते कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर तो क्या करता है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता है बस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, यहां पे कम रेट पे, यहां पे ज्यादा रेट पे है। इस वजह से क्या होता है, जब कल को टैक्स देने की बारी आती है तो यहाँ पे ये रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। मतलब एक रूल से तो लगता है टैक्स हमारा इतना बनना चाहिए, लेकिन दूसरे रूल की वजह से क्या लगता है टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। यानी आज हमको लग रहा है, हम आज बिजनेस कर रहे हैं, हमको आज लग रहा है कि टैक्स तो मेरा इतना ही है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, हमने इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करी तो इतना टैक्स निकल आया, तो ये तो गैप है इतने इतने का, इसको तो फिल करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। सिंपल सी बात है, टैक्स इतना जो इनकम टैक्स ने कह दिया टैक्स, बस वही टैक्स हमको पे करना है। इनकम टैक्स ने कह दिया इतना, हमने कहा नहीं इतना अकाउंटिंग के हिसाब से, तो ये तो गैप है ना, इसको फिल करना है ना, तो ये तो फिल हो जाएगा, तो बस ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी तब तक के लिए, जब तक इसको फिल नहीं कर देते हम, इसीलिए इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अभी एक डेफर्ड टैक्स असेट के नाम से भी एंट्री आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा असेट वाले क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमने आज कम आंका टैक्स लेकिन निकल आया ज्यादा, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देन सी पार्ट, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे डी पार्ट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, एक वर्कर को मान लो भाई कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वर्कर के मशीन की वजह से क्या हो, वर्कर के हाथ पैर में कुछ चोट वोट लग गई, ठीक है, तो वर्कर की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, इलाज करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी पर खर्चा आएगा। खर्चा आने का मतलब क्या, बर्डन पड़ेगा कंपनी के ऊपर। इस बर्डन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, आज से ही कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोविजन बना लेते कुछ पैसे का, यानी कि WCR के नाम से, यानी कि वर्कमैन को देने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
कल को कोई खर्चा उठ जाता है तो उसके लिए पैसा यहां पर इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करके रखती है, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो इस अकाउंट में कंपनी ने पैसा रखा हुआ है, ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रोविजन। अगर ये पैसा एक साल से ज्यादा तक में यूज होने वाला है, यानी कि आज एक साल के अंदर नहीं यूज हो रहा है, एक साल से ज्यादा तक इस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ये एक साल के अंदर ही यूज हो जाता है ये वाला पैसा, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। ठीक है, अगर एक साल के अंदर ही यूज हो गया ये वाला पैसा जो है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देन यहां पर ये हो गया क्लोज। अब एक ये पॉइंट रह गया, इसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, छोटे से पॉइंट के बाद। यहां पर देखो, इसमें आता है एक ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है, गुड्स सप्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं से गुड्स मंगवाती भी तो होगी। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी कोई गुड्स सेल करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से गुड्स मंगवाती होगी, कहीं इसका कोई सप्लायर होगा, ठीक है, तो मंगवाती होगी। इसने जिस सप्लायर से गुड खरीदा, अगर इसने गुड खरीदा ऑन द बेसिस ऑफ उधार में खरीदा इसने किसी से गुड, तो कल को पेमेंट करनी होगी। तो जो पेमेंट करेगा ये, जब तक पेमेंट नहीं कर देता है तब तक क्या है, इसकी लायबिलिटी बन गई ना। इसीलिए हम यहां पर ट्रेड पेबल के नाम से इंक्लूड कर देते हैं भाई, क्योंकि गुड्स की वजह से इसकी लायबिलिटी अराइज हुई है, इसलिए ट्रेड पेबल के नाम से इंक्लूड हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब जो ट्रेड पेबल है दो टाइप के होते हैं, एक मतलब इसमें आता है क्रेडिटर और एक होता है बिल पेबल। दो टाइप बोले तो इसमें दो नाम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्रेडिटर और एक बिल पेबल। जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, यानी कि वर्किंग नोट के जब आप करोगे नोट्स टू अकाउंट, तो आप वहां पे इसको शो करना होगा क्रेडिटर कितने हैं और बिल पेबल कितने के देने हैं, यानी कि। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड पेबल की बात खत्म। फिर सी पार्ट आता है अदर करंट लायबिलिटीज। अब ये है क्या, ये दो पॉइंट बोला ना, यहाँ पे कुछ बताने वाला था। यहाँ पे एक अदर नॉन करंट और एक अदर करंट, ये दो पॉइंट ही आते हैं जो बहुत ही इजी पॉइंट है। आपने सारी लायबिलिटी यहां पर रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, सब रिकॉर्ड कर दिया आपने, लेकिन कुछ लायबिलिटी बच गई बैलेंस शीट के अंदर। अब उसको आप क्लासिफाई करोगे कि वो लायबिलिटी, क्या वो लायबिलिटी एक साल से ज्यादा की है? अगर है तो बस समझ जाओ अदर नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर वो लायबिलिटी एक साल से कम में है, एक साल से कम के अंदर ही स्टेबल हो जानी है, तो वो अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। लाइक इंटरेस्ट हो गया, किसी कॉल से एडवांस है, ठीक है, किसी से एडवांस पैसा ले लिया आपने शेयर होल्डर से, ठीक है, और उसको आपने अलॉटमेंट नहीं करी, वो तो इसमें चलो आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी आपने शेयर होल्डर ना हो, आपने किसी पर्सन से उधार ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, बैंक से उधार लिया तो बैंक का लोन तो हम चलो ठीक है यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिख देंगे, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो बनेगा भैया, इंटरेस्ट भी तो हो गया। आप उसके ऊपर लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट कहां रिकॉर्ड करोगे सर? इसमें करेंगे ना अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो अदर करंट लायबिलिटी में इंक्लूड कर देंगे। ऐसे ही अगर वो एक साल से ज्यादा का इंटरेस्ट बनता है तो इधर आ जाएगा नॉन करंट में, अगर बनता है तो। ठीक है, बस यहां पे लायबिलिटी का पोर्शन होता है खत्म। और जो नोट नंबर है, नोट नंबर क्या मतलब है? इस नोट नंबर मतलब है जब नोट्स टू अकाउंट आप बनाओगे, जितने नंबर का आप नोट बनाओगे उतने नंबर को लिखो। यानी कि पहले नंबर है आपने शेयर कैपिटल निकाला, दूसरे पे रिजर्व में सरप्लस निकाल लिया, ऐसे करके जैसे निकालते जाओगे यहां पर नंबर उसके सामने लिखते जाना। ठीक है, और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब आपको पता ही चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। पिछले साल की फिगर को यहां रिकॉर्ड करते हैं और इस साल की फिगर को यहां रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी बात थी। ठीक है, लायबिलिटी का पोर्शन हो गया खत्म। ठीक है, इसमें खास ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पिछले साल आपने जो जो कमाया, जो जो आपका असेट आया, जो जो लायबिलिटी थी, उस सब आपको यहां रिकॉर्ड करना है। और जो इस साल कमाया, जो लायबिलिटी है आपके पास, वो सबको आपको यहां रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इस बात का वो खास ख्याल रखना है। और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, टोटल करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट आता है उसको यहां लिख देने का। ठीक है, जब आप इसको लिख दोगे बस उसको यहां रख लो, इतना अमाउंट आया। और असेट के अंदर भी जब आप असेट का टोटल करोगे, असेट का साइड निकालने के बाद उसका टोटल करोगे, तो जो लायबिलिटी वाला जो टोटल है वो असेट वाले टोटल से मैच करना चाहिए, ऐसा ना कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए वो। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना, तभी आपकी बैलेंस शीट एकदम सही मानी जाएगी। ठीक है, तो असेट साइड की बात कर लेते हैं। असेट साइड में वो क्या क्या रिकॉर्डिंग करने हैं इसके अंदर। तो यहां पर देखो,
असेट साइड के अंदर सेम वही, फर्स्ट पार्ट क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी था। अब सेकंड पार्ट देखो क्या आएगा, असेट के नाम से असेट। ठीक है, अब असेट होती है हमारी दो टाइप की, जैसे लायबिलिटी दो टाइप की होती है वैसे ही असेट भी दो टाइप की होती है। एक होता है नॉन करंट वाला हिस्सा और दूसरा होता है करंट वाला हिस्सा। ठीक है, इसको नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से रिकॉर्डिंग करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 करंट असेट। ठीक है, नॉन करंट असेट की बात करते हैं पहले। नॉन करंट असेट के अंदर पहला ही नाम आता है फिक्स्ड असेट का, यानी कि ऐसे असेट जो फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड होने का मतलब जो 1 साल से ज्यादा के लिए अवेलेबल हो वो नॉन करंट असेट के अंदर आता है और फिक्स्ड होता है। ठीक है, और फिक्स्ड मतलब बोले तो मशीनरी हो गई, कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का। कंपनी क्या करती है, मार्कर क्रिएट करती है, बनाती है। ठीक है, प्रोडक्शन करती है मार्कर का। तो मार्कर प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी ने इंक होगा, उसके बाद जिसमें इंक लगते हैं मार्कर के अंदर, मशीनों से मतलब प्रिंटिंग होती है, इसको जो प्रिंट कर रखा है। ठीक है, तो इस सब के लिए कंपनी क्या करती है, प्रिंटिंग करती है। ठीक है, तो उसके लिए मशीनें होंगी कंपनी के पास। तो वो जो मशीनें हैं वो आज खाली 1-2 दिन के लिए तो नहीं है ना, वो पूरे 1 साल से ज्यादा तक के लिए यूज होने वाली है। तो इसलिए वो क्या है, कंपनी के लिए फिक्स्ड है, इसलिए उसको फिक्स्ड असेट बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड असेट मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया है। फिक्स्ड असेट में भी ये होते हैं 4 टाइप के। एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल, असेट, तीसरा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर चौथा होता है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब यहां पर जो सबका मतलब क्लियर करते हैं पहले। टेंजिबल असेट क्या मतलब है इसका, ऐसे असेट जो फिजिकली देख सके और जिसको टच कर सके वो टेंजिबल असेट होता है। फिजिकली मींस जैसे मशीन हो गई, मशीन को देख सकते हो, फिजिकली टच भी कर सकते हो, तो टेंजिबल असेट है। लेकिन नॉन टेंजिबल असेट क्या है सर, नॉन मतलब इनटेंजिबल बोल लो। इनटेंजिबल असेट क्या है सर, जिसको आप फिजिकली नहीं देख सकते, खाली सिंबल के रूप में देख रहे हो, टच नहीं कर पा रहे हो उसको, सिंबल। ठीक है, सिंबल को टच करोगे भाई, नहीं कर पाओगे ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल असेट बोलते हैं। फिर सी पार्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मतलब है इसका सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने आपको बोला मशीन। ठीक है, मशीन का एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो ये जो मशीन है कंपनी के पास जो है, मशीन क्रिएट भी कर लेती है कंपनी, मतलब ऐसे अच्छी कंपनी है भाई, वो मार्कर तो बनाती है, लेकिन मार्कर को बनाने के लिए मशीन भी क्रिएट कर लेती है। तो उस मशीन में हो सकता है कुछ खराबी आ जाए कल को, या अभी कंपनी क्रिएट ही करे, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो कंपनी क्या कर रही है, उसको मशीन को बना रही है कुछ नया, कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए। तो अभी जो है वो मशीन यूज होने वाला है एज अ नॉन करंट असेट। ठीक है, जब उसको कंपनी बना रही है, ठीक है, अभी वो मशीन बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा काम हो रखा है, तो इसलिए उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल देंगे। फिर इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट क्या मतलब है, मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, इनटेंजिबल असेट के अंदर कि जिसको हम देख नहीं सकते, सिंबल के रूप में खाली देख सकते हैं, फिजिकली नहीं देख सकते। तो जैसे सिंबल बोल रहा था, आर के ऊपर ऐसे गोला करके कुछ देखा होगा, बिल्कुल सर देखा होगा आपने। ठीक है, आपने कहीं कंपनी के नेम के ऊपर या कहीं पे देखा होगा, तो ये क्या है, सिंबल ही तो है, आप इसको खाली सिंबॉलिक रूप में देख सकते हो, टच नहीं कर सकते ना। ठीक है, ऐसी कंपनी में क्या होता है, कंपनी की गुडविल हो गई, कोई भी इनटेंजिबल असेट जो अभी पूरा नहीं है, अभी डेवलपमेंट हो रही है, अभी और अच्छा करा जा रहा है उसको, तो ऐसे इनटेंजिबल असेट को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, इस वाले पोर्शन में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है यहां पर, इसको आप ABC ना रिकॉर्ड करके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या आता है सर, बी पार्ट में आपका आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब भाई नॉन करंट
का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा वैसे मेरे हिसाब से, कि आपको जानते होंगे नॉन करेंट का मतलब क्या है, 1 साल से ज्यादा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखी है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो सी पार्ट में आता है डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट का क्या मतलब है? अब मैंने आपको यहाँ पे बताया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। इसका क्या बताया था मैंने आपको कि आपने आज अपना टैक्स कम नापा है, यानी कि कम आका है, ठीक है, लेकिन आपका टैक्स ज्यादा आ गया, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो यही क्या है, आपकी आज लायबिलिटी बन गई, फ्यूचर में अराइज हो सकती है, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से हमने ये रिकॉर्ड करा था। ऐसे डेफर्ड टैक्स असेट में क्या है कि आपने आज जो ज्यादा नाप लिया, मतलब ज्यादा माप लिया कि भाई इतना टैक्स हमारा आ सकता है, लेकिन आया कम। जो गैप है ये आपने ज्यादा आंक लिया था ना, ज्यादा बोला था भाई इतना ज्यादा टैक्स आ गया है, ये जो गैप है, गैप आपको वापस मिल जाएगा। ये तो भाई आपकी असेट हुई, इसका मतलब आपको वापस मिल रहा है, तो इसलिए डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। इसी का उल्टा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है। देन बी पार्ट, अदर नॉन करेंट असेट। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको यहाँ पर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी बताया था, ठीक उसी का उल्टा है कि यहाँ पे जितनी भी आपने असेट रिकॉर्ड कर लिया, इसके अलावा कुछ बच गया तो उसको अदर नॉन करेंट असेट के अंदर जाके हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है करंट। करंट असेट के अंदर देखो पहला पॉइंट ही क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये उसका उल्टा है। वो था 1 साल से ज्यादा के लिए करा गया इन्वेस्टमेंट, और ये है 1 साल के लिए, बस मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट का आपको अमाउंट मिल जाएगा वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फिर बी पार्ट में आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब है? आपकी कंपनी का काम है कि भाई वो गुड्स को बेचती है, गुड्स बेचती है तो स्टॉक में रखा होगा, गोडाउन में इसने स्टोर करके रखा होगा, तो उसको इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। जब इसने अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखा होगा गुड्स को, तो वो उस कंपनी की इन्वेंट्री होती है, वो वहां पे बैलेंस शीट में शो कर देते हैं इन्वेंट्री के नीचे, ठीक है। देन सी पार्ट देखो क्या आएगा, सी पार्ट में आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से क्या मतलब है? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था लायबिलिटी में कि भाई ट्रेड पेबल के बारे में, उसमें आप बोला था कंपनी किसी से उधार पे खरीदती है तब, लेकिन इसमें क्या है रिसीवेबल में कंपनी से कोई उधार पे खरीदता है तब, ठीक है। तो यानी कि कंपनी से किसी ने उधार खरीदा तो वो कंपनी के लिए क्या है, वो डेटर बन जाता है, और उस डेटर क्या करेगा भाई, हमको कभी कभी पेमेंट देगा, उसको हम जब तक पेमेंट नहीं मिल जाता है तब तक ट्रेड रिसीवेबल के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। देन डी पार्ट में आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी ने के कुछ बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कैश है, ये सब जो अमाउंट है, तो कंपनी का जो भी बैंक बैलेंस वगैरह वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। देन इसके बाद जो बारी आती है फिर है सर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, इसका क्या मतलब है? आपकी कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में। देन इसी तरीके से यहां पर एक पॉइंट हमारा रह गया था, डी पॉइंट, ये था लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि ऐसे लोन जो आपकी कंपनी ने किसी को दे रखा है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स में आ गया। और शॉर्ट टर्म लोन्स में ऐसा लोन जो आपकी कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर, यानी 1 साल के लिए बस दे रखा है लोन कोई, तो वो शॉर्ट टर्म लोन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट पॉइंट आता है हमारा अदर करेंट असेट। अदर करेंट असेट का क्या मतलब है? जो नॉन करेंट असेट का मतलब है अदर नॉन करेंट, यानी जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया उसके अलावा कुछ बच गया, अगर वो नॉन करेंट नेचर का है तो अदर नॉन करेंट असेट में रिकॉर्ड कर देंगे, अगर वो करेंट नेचर का है तो करेंट असेट वाले पोर्शन में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आता है क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, असेट का पोर्शन हुए खत्म, सबका कर दो टोटल,
ठीक है। और याद रखना ये जो टोटल आपने करा है, ये टोटल आपने करा है वो टोटल कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए आपस में, कि जो टोटल यहां पर है वही टोटल यहां पर भी होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट एकदम करेक्ट मानी जाएगी। तो यहां पे हमारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाई, समझ भी आया होगा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम अगले टॉपिक पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए इसके बाद कमेंट में हमको जरूर बताएं कि सर हमको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।